ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तीसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते हैं। सारे तरीकों के एक्सपेंडिचर मेनली 3 ही तरीकों के होते हैं। और उसके बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि वो सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनके बिना आपका अकाउंट, आपके बिजनेस का अकाउंट्स कभी भी करेक्ट व्यू नहीं दे सकता है। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि मैनेजर्स कमीशन क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे होती है, कैपिटल रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस क्या है, और एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है, जिसे हम लगभग सेम ही मानते हैं, पर अकाउंटिंग में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे हैं अभी आप जान जाओगे। तो शुरुआत करते हैं मैनेजर के कमीशन से कि मैनेजर्स कमीशन क्या होता है। कई बार क्या होता है कि कंपनीज क्या डिसाइड करती हैं कि मैनेजर अगर इतना टारगेट कंप्लीट कर लेगा तो उसे टोटल सेल्स का 10% कमीशन मिलेगा। इस टाइप की भी एडजस्टमेंट होती हैं। कई कंपनीज में ये नियम भी लगाए जाते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसका आपको 10% मिलेगा, जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% मिलेगा। तो बहुत तरीके की कंडीशन के साथ मैनेजर्स को कमीशन दिया जाता है, उसे ही मैनेजेरियल कमीशन कहते हो। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में सिर्फ 2 ही बातों का ख्याल रखना पड़ता है हमें, और आपके एग्जाम में भी 2 ही तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि मैनेजेरियल कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और मैनेजेरियल कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कौन से सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशन करनी है आइए देखते हैं। अपने स्क्रीन पर फॉर्मूले के साथ देख पा रहे होगे कि मैनेजेरियल कमीशन किसे कहते हैं। तो बिफोर, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, जैसे 10% उसको मिलने वाला है कमीशन, और टोटल नेट प्रॉफिट सपोज 10,000 का हुआ है तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100, ये आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। और अगर आपके एग्जाम में ये बोला गया है कि मैनेजर्स कमीशन शुड बी अप्लाइड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब आपको क्या करना है कि जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ रहेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप रेट ऑफ कमीशन से। जो भी कमीशन का सपोज 10% कमीशन है, 10,000 का नेट प्रॉफिट है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100 नहीं करोगे, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करोगे। तो 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन 10 है, तो आप क्या करोगे कि 10,000 नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 110, ऐसा करोगे तब आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हर जगह मान्य होगा। अब बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस आप देख पा रहे हो, बस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट आता है जिसके आधार पे हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं, वो है नेचर, कि इसका नेचर कैसा होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप देख पा रहे होगे कि ये नॉन रेकरिंग नेचर होता है, मतलब ये रोज रोज नहीं होता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रोज रोज होता है, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है। पर्पस क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, वो रेवेन्यू को इंक्रीज करना होता है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तो रेवेन्यू जनरेट करना उसका पर्पस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उससे जनरेटेड इनकम को आप कहोगे रेवेन्यू इनकम, लेकिन इस इनकम को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन्हें कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है टू इंक्रीज द रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो पर्पस होता है वो टू जनरेट द रेवेन्यू, और डिफर्ड रेवेन्यू का जो पर्पस होता है वो होता है कि टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत सारे साल तक के लिए या फिर कुछ साल के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में अप्लाई होता है, जबकि कैपिटल और डिफर्ड रेवेन्यू ये कई सालों के लिए यानी एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। चौथा पॉइंट आता है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, वो नॉर्मल अर्निंग कैपेसिटी जनरेट करता है, लेकिन उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है।
और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कुछ सालों के लिए ही बढ़ाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार हर साल के लिए बढ़ा देगा और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ सालों के लिए बढ़ाएगा, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ इसी साल के लिए आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां पर होती है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम जानते हैं कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस है। इसके बाद डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी बैलेंस शीट में लिखा जाता है एसेट साइड में, लेकिन सिर्फ उतना अमाउंट जो कि रिटर्न ऑफ नहीं किया गया रहता है। जैसे 10 लाख का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो और उसको आपने 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हर 1 लाख रुपया आपका करंट ईयर में जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। बाकी का 9 लाख रुपया बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। अब बात करते हैं कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस जो आता है एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच में वो ये है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉर्मल रेवेन्यू अर्न करने के लिए किए जाते हैं, जबकि जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंडिचर जनरली फिक्स्ड एसेट की परचेज के लिए किए जाते हैं, जिससे कि अर्निंग कैपेसिटी इन्फ्लुएंस हो जाए हमेशा के लिए। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो श्योरली ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें आप बैलेंस शीट में भी शो कर सकते हो अगर वो कैपिटल और डिफर्ड नेचर के हैं तो। जैसे जो एक्सपेंस होते हैं वो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर, कैपिटल और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, वो कई अकाउंटिंग ईयर में एप्लीकेबल हैं। जो एक्सपेंस होते हैं वो जनरली बार बार होते रहते हैं अकाउंटिंग पीरियड्स में, लेकिन जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक बार से ज्यादा नॉर्मल केस में नहीं होते हैं। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड में एक बार होता है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंसेस एक अकाउंटिंग पीरियड में बार बार होता है। अगला पॉइंट ये आता है कि जो एक्सपेंस किए जाते हैं वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं। बिजनेस की डे टू डे लाइफ को ऑपरेट करने के लिए, मीन्स बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए एक्सपेंस किए जाते हैं, लेकिन बिजनेस को स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करने के लिए एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे आप किसी को सैलरी पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, किसी को डिस्काउंट देते हो, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेंडिचर के एग्जांपल की बात करो तो जैसे कि आपने कोई लैंड परचेज कर ली, कोई मशीनरी परचेज कर ली या कोई बड़ा एसेट खरीद लिया आपने, तो ये सारे के सारे एग्जांपल आप देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पर। ये सारे हैं एक्सपेंडिचर के और लेफ्ट साइड वाला है एक्सपेंसेस के। अगर एक्सपेक्टेशन की आधार की जाए तो एक्सपेंसेस हमें एक्सपेक्टेड रहते हैं कि ये बार बार होंगे, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं कि ये बार बार होंगे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज की, जो एंट्रीज को करने में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हमारे और आपके जैसे अकाउंटेंट भी। तो आप जैसे देख पा रहे होगे कि मैंने 4 कॉलम बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में ये लिखा गया है कि क्या वो कंडीशन, मतलब क्या आपको करना है। जैसे प्रोविजन ऑफ बैड डेप्ट, अगर आपको बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ करना है तो पहले मैंने लिखा हुआ है बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ। बैड डेप्ट आपको रिटर्न ऑफ करना है तो कैसे, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी और फिर उसे कहां पोस्ट करना है ये भी मैंने लिखा है। बीच में मैंने एक कॉलम बना के डेबिट साइड, डेबिट सिर्फ लिखा हुआ है। ये इमिरेट्स अकाउंटिंग सिस्टम है, मींस दुबई में ये अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है जहां पर डेबिट अलग से एक कॉलम में बनाकर लिखा जाता है। लेकिन हमें वो इमिरेट्स अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो नहीं करना है, हमें डेबिट लिखना है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, तो वहां पे ही डेबिट लिखना है। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंसेप्ट आपको पता ही है कि अगर फैक्ट्री एक्सपेंस रहेगा तो ट्रेडिंग में, ऑफिस एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके अलावा कुछ है तो बैलेंस शीट में, एसेट या लायबिलिटी है तो।
हैं कुछ छोटी मगर मोटी बातें। तो सबसे पहले आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक होता है जैसे कि आप कुछ सामान पहले परचेज करके लाते हो दोबारा बेचने के लिए, लेकिन किसी अकाउंटिंग ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आपके गोडाउन में जितना माल बच जाता है अनसोल्ड, उसे ही कहते हो क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जैसे आपका टेलीफोन बिल आता है, 31 तारीख को, तो आपको पे करना है 31 तारीख को। लेकिन अगर अकाउंटिंग पीरियड के बाद वो पे नहीं होता है, जब ड्यू डेट आती है तब तक वो पे नहीं होता है, तब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। यानी आपका नॉर्मल खर्चा जो ड्यू डेट तक आपने पे नहीं किया है उसे ही आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहोगे। इसके बाद आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब होता है कि ऐसी इनकम जैसे कि आप सपोज़ कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है लेकिन ड्यू डेट तक आपके क्लाइंट ने आपको पैसा नहीं दिया है, लेकिन आपने वो काम कर दिया है, तो वो इनकम आप रिसीव करोगे। वो इनकम आज मिल जानी चाहिए थी ड्यू डेट पे, लेकिन वो नहीं मिली है, इसी को आप कहते हो अक्रूड इनकम। सामने वाले की जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहती है वो हमारी अक्रूड इनकम रहती है, और जो हमारी अक्रूड इनकम रहती है वो सामने वाले की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहती हैं। इसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे कि आप जियो में रिचार्ज करते होगे 3 महीने के लिए, तो 3 महीने तक कॉल, एसएमएस, इंटरनेट सब कुछ फ्री हो जाता है। मतलब आपने एडवांस में पैसे पे कर दिए हैं, 1 महीने के लिए नहीं 3 महीने के लिए, तो इसे आप कहोगे प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंस जो आपने पहले ही पे कर दिया है उसकी ड्यू डेट आने से पहले, तो उसे आप कहोगे प्रीपेड एक्सपेंस। 2 पॉइंट और भी निकल के आता है, जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो अक्रूड इनकम में जो होता है कि हम लोग अपना काम कर चुके रहते हैं और हमें बस पैसे मिलने बाकी हैं, ठीक उसका उल्टा होता है इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस वाले केस में हमने अभी तक सर्विस नहीं प्रोवाइड की है, सामने वाले पार्टी ने हमें पैसे दे दिए हैं, तो इसे कहते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसके बाद आता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि डिप्रिसिएशन जैसे कि कोई मशीन है या कोई एसेट है, उसका यूज़ करते करते उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसकी वैल्यू कम हो जाती है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। तो जो यूज़ करने से वैल्यू कम होती है उसे ही आप कहते हो डिप्रिसिएशन। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बिना लाइक किए हुए मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।